इस कहानी में स्वार्थ और निस्वार्थ की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से पिरोया गया है। जब एक व्यक्ति निस्वार्थ रूप से मदद करता है तो वही मदद कभी सामने वाले को स्वार्थी नजर आती है। यह दर्शाता है कि इंसान की सोच और परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। जब समय पलटता है तो जो एक समय पर निस्वार्थ मदद थी वही मदद स्वार्थी लगने लगती है। कहानी का यह मोड़ जीवन के इस सच को उजागर करता है कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जब नजरिया बदलता है तो चीजों की समझ भी बदल जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नियत और मदद का सही मूल्यांकन हमेशा जरूरी होता है। तो चलिए कहानी के पात्रों में चलकर महसूस करते हैं कहानी के अर्थ को। वॉशरूम से आकर हाथ धोते हुए आरती ने पूछा, कौन आया था अभी? घंटी किसने बजाई थी? प्रकाश ने समाचार पत्र में आंखें गड़ाते हुए कहा, कोई नहीं, चंद्रशेखर आया था। चंद्रशेखर? आरती के स्वर में कटुता थी। तो इसमें छिपाने की क्या बात है? जरूर रुपए मांगने आया होगा। उसके जैसा भिखमंगा कोई नहीं देखा। कितने रुपए दिए? अरे कहा ना, न मांगे न मैंने दिए। प्रकाश के स्वर में एक लापरवाही सी थी। मैं मान ही नहीं सकती। अरे मेरा क्या, तुम सब रुपए लुटा दो, आरती ने क्रोध से कहा। पर अपनी गृहस्थी का भी तो ख्याल करो। बताओ ना, कितने रुपए दिए? तिल मिलाकर प्रकाश ने कहा, तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? वह सिर्फ यह कहने आया था कि उसके यहां आज सत्यनारायण की कथा है। निमंत्रण दिया था। मुझे तो इन ऊंट पटांग बातों से चिढ़ है, इसलिए मैंने टाल दिया। मैं कहती थी ना, चंद्रशेखर यूं ही नहीं आने का। तुम इन बातों को मानो या ना मानो, पर उसने तो कथा के नाम से पैसे जरूर मांगे होंगे, आरती बोली। झींकते हुए प्रकाश ने कहा, अगर मांगता भी तो क्या इन फालतू कामों के लिए दे देता? तो देख लेना, आरती ने चेतावनी दी। अगर अभी नहीं ले गया तो अब किसी न किसी बहाने आता ही होगा। आखिर प्रसाद भी तो बनाना होगा, पैसे कम पड़ गए होंगे। आरती ने नकल की। प्रकाश ने क्रोध से कहा, भली मानस, अब आए तो तुम ही दरवाजा खोलना और तुम ही उससे निबट लेना। मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर हो सके तो एक प्याली चाय बना दो, कब से बैठा इंतजार कर रहा हूं। 6 एक प्याली चाय भी नहीं बना सकते? बड़े 30 मारा खां बनते हैं कि दफ्तर में यह करता हूं, दफ्तर में वह करता हूं। आरती ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रकाश ने चिढ़कर कहा, दफ्तर में तुम्हारे जैसे 50 चपरासी हैं ये सब काम करने के लिए। रसोई में से आवाज आई। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? प्रकाश ने दोहराना ठीक नहीं समझा। इतवार का दिन था, सारा दिन बर्बाद करने से क्या लाभ। फिर कहा, जल्दी ले आओ चाय, तलब लग रही है। प्रकाश की आदत कुछ ऐसी है कि वह समय असमय असुविधा होते हुए भी किसी के सहायता मांगने पर कभी नहीं करता। रुपये के मामले में तो सदा नुकसान ही उठाना पड़ता है। थोड़े से रुपये देकर तो वह भूल ही जाता है। आरती उसके इस स्वभाव से तंग है, सदा खींचती ही रहती है। उसका एक ही प्रश्न होता है, क्या फायदा आलतू फालतू लोगों का काम करने से? बदले में क्या कभी कुछ मिलता है? तो क्या हमेशा बदले में कुछ पाने की आशा से ही कुछ करना चाहिए? निस्वार्थ सेवा में जो आनंद है वह स्वार्थ में कहां? प्रकाश ने तर्क दिया। धरे रहो अपनी निस्वार्थ सेवा, आरती तुनक कर कहती। मरे काम निकलने के बाद कभी झांकते तक नहीं। यह अपने मन की बात है, प्रकाश बोला। वैसे वह आरती से इतने असहयोग की आशा नहीं करता था। आरंभ में वह काफी प्रसन्न दिखाई देती थी, पर अब तो वह जलन और कुढ़न का भी शिकार हो गई है। बात बात पर चिढ़ती रहती है। कुछ ही महीने पहले की बात है कि किसी के यहां दावत पर दफ्तर के सहयोगी दिनेश और उसकी पत्नी पायल से भेंट हुई थी। पायल एक स्कूल में पढ़ाती थी। बातों ही बातों में पता चला कि प्रकाश को कागज के कई प्रकार के फूल बनाने आते हैं। पायल ने सोचा कि अगर वह यह कला सीख लेगी तो बच्चों को भी सिखा सकेगी। उसने प्रकाश से पूछा कि क्या वह उसके घर यह कला सीखने आ सकती है। प्रकाश को क्या आपत्ति हो सकती थी? आरती को अच्छा नहीं लगा कि पायल इस तरह खुलेआम बेखौफ होकर उसके पति से बात करे। इस पर तुर्रा यह कि बिना उससे पूछे प्रकाश ने उसे घर आने का खुला निमंत्रण भी दे दिया। इस बात पर घर में आकर उसने खूब लड़ाई की। जब पायल आई तो वह बेमन से बैठी रही।
दिनेश ने हंसकर उसका मन बहलाने का प्रयत्न किया, पर उसके चेहरे की सख्ती छिपी न रही। प्रकाश ने पायल को थोड़ा बहुत फूल बनाना बताया और देर हो जाने के कारण फिर आने का निमंत्रण दे दिया। उसे कोई काम अधूरा करना अच्छा नहीं लगता था। उनके जाने के बाद आरती फूट पड़ी। मैं पहले से कहे देती हूं कि अब ये लोग यहां नहीं आएंगे। सारे काम छोड़कर मरी को बस कागज के फूल बनाने ही सूझे। ओहो, तो हमारा कौन सा नुकसान हो गया? अरे, जो आता था सो बता दिया। उसका भला हो गया, बच्चों को स्कूल में सिखाएगी, इससे कला का और विस्तार होगा, प्रकाश ने कहा। किसी व्यावसायिक स्कूल में जाकर सीखती तो गांठ से पैसे जो खर्च करने पड़ते, यहां तो मुफ्त में ही काम निकल गया। चाय नाश्ता भी मिल गया, आरती टौंट मारते हुए कहा। प्रकाश बोला, तुम तो बेकार में झगड़ती हो, इसमें चाय पानी भी जोड़ दिया। अपने आप बनानी पड़े तो जानो, वैसे मैंने कह दिया है कि अब वह इस घर में नहीं आएगी। आरती फिर खींच गई। अब कल तो आएगी ही, उसके बाद मना कर दूंगा। कल भी नहीं, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। दरवाजा मैं खोल दूंगा, तुम कष्ट मत करना, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। क्यों, क्या वह तुम्हारी कुछ लगती है? प्रकाश की हंसी से आहत होकर आरती ने व्यंग्य किया। तुम तो पागल हो, प्रकाश क्रोध से बोला और मेज पर से पत्रिका उठाकर पन्ने पलटने लगा। अंत में घर में शांति बनाए रखने के प्रयास में दूसरे दिन प्रकाश को दिनेश से कहना पड़ा कि आरती की तबीयत ठीक नहीं, वह स्वयं किसी दिन आकर पायल को बाकी के फूल बनाना सिखा देगा। दरवाजे पर घंटी बजी तो प्रकाश की तंद्रा टूटी। उठकर देखा तो हरीश खड़ा था, पड़ोसी था, हाथ में एक थैला था। देखकर मुस्कुराया। आओ आओ हरीश, कैसे आए? अंदर आकर बैठते हुए हरीश ने कहा, अपने बगीचे में इस बार अच्छे पपीते हुए हैं, एक पपीता लेकर आया हूं। यह तो बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों से मन भी कर रहा था पपीता खाने को, प्रकाश ने हंसकर कहा। पपीता हाथ में लेकर देखा, सच ही बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मेहनत करते हो। अच्छा तो चलता हूं। अरे ऐसे कैसे, बैठो, एक प्याला चाय पीकर जाना। मैं भी सोच रहा था कि कोई आए तो चाय पीने का बहाना मिले। अंदर आकर मुस्कुराकर पपीता आरती को दिखाकर रखते हुए कहा, जल्दी से चाय तो बना दो, हरीश आया है। वह तो देख रही हूं, महीने भर से सूरत नहीं दिखाई, आज पपीता लाया है तो जरूर कोई मतलब होगा। क्यों, क्या बिना मतलब पपीता नहीं ला सकता? सब हमारी तरह मूर्ख नहीं होते, देख लेना, अभी कोई काम बताएगा। छोड़ो भी, कहां का खटराग ले बैठी, झटपट चाय बना दो। आरती ने मुंह बनाते हुए चाय बनाने के लिए गैस पर पानी का पतीला रख दिया। चाय पीने के बाद हरीश ने बाहर जाते हुए दरवाजे पर ठिठक कर कहा, हां, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया था, दीपू आएगा आपके पास, आपका कुछ समय लेगा। अरे, तो इसमें कहने पूछने की क्या बात है, कभी भी आ जाए, उसका घर है। मैं नहीं होऊंगा तो आरती होगी यहां। नहीं, मेरा मतलब है उसे आपसे कुछ पढ़ना है, परीक्षा सिर पर है, कल ढेर सारी समस्याएं सामने रख दी उसने। अब हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कुछ पढ़ा था वह भी भूल गए, कुछ मदद कर देना उसकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भेज देना, प्रकाश ने कहा। प्रकाश मन ही मन सोच रहा था कि आरती को बताए या नहीं, पर पत्नी के कान तो बाहर ही लगे हुए थे। कहा नहीं था मैंने कि बिना मतलब के हरीश कभी सूरत नहीं दिखाएगा। पिछले साल के 4 अमरूद क्या भूल गए? ओहो, अब बच्चे को अगर कुछ समझा दूं तो मेरा क्या घिस जाएगा। इस तरह कभी कभी पढ़ता रहा तो कभी अपने बच्चों के काम आएगा, प्रकाश ने हंसकर कहा। आरती ने क्रोध से कहा, चलो हटो, मुझे यह ठिठोली अच्छी नहीं लगती, यहां आकर घंटों सिर खपाता रहेगा, कहां मिलेगा मुफ्त का मास्टर। एक पपीता देकर 500 रुपए बचा लिए। लो, फिर हिसाब किताब में उलझ गई। अच्छा बताओ, क्या सब्जी लानी है? प्रकाश ने बाहर पैर रखा ही था कि चंदन ने आकर हाथ पकड़ लिया। तो मिल ही गए, मैं तो डर रहा था कि कहीं चले न गए हों। क्या बात है, घबरा क्यों रहे हो? पप्पू को कुत्ते ने काट लिया है। वैसे तो कुत्ता पालतू है, पर उसके इंजेक्शन तो लगवाने ही पड़ेंगे। जरा स्कूटर निकालो तो उसे अस्पताल ले चलें। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। बड़ी मेहरबानी होगी। बस, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती, ऐसा कहकर शर्मिंदा मत करो। प्रकाश स्कूटर की चाबी लेने घर में आया। क्यों, क्या हो गया? थैला तो हाथ में है
और रुपये भी मैंने दे दिए थे। आरती ने संदेह से पूछा। अरे ये चंदन है ना, बाहर मिल गया। उसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, उसे अस्पताल पहुंचाना है। आरती ने भड़क कर कहा, तो क्या शहर में स्कूटर और टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी है? लेकिन जब मुफ्त में सवारी मिलती हो तो कौन भाड़ा देना पसंद करता है? इंसान को जो सहारा मिल जाए उसका ही तो आसरा लेगा। अभी आता हूं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सब्जी नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। उसी चंदन से कह देना होटल से कुछ लेकर बंधवा देगा। स्कूटर के 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता। तुम तब तक दाल चावल चढ़ाओ, मैं लौट कर आता हूं। मैं क्या जानती नहीं उस कंजूस को। वहां 2 घंटे खड़ा रखेगा और फिर वापस भी तुम्हारे साथ आएगा। 4 महीने हुए तब मैंने कहा था कि दौरे पर हर महीने हैदराबाद जाते हो, मेरे लिए मोतियों की माला ले आना। उस दिन से आज तक सूरत नहीं दिखाई। अब क्या कहूं आरती, तुम्हारी तो उल्टा सोचने की आदत है। अब उसे क्या परेशानी है, हमें क्या मालूम। एक बार रुपए देकर देखती कि लाता है या नहीं। भली चलाई, माला के तो दर्शन दूर, रुपये भी हाथ से जाते। मैं कह देती हूं कि उसे अस्पताल छोड़कर चले आना, नहीं तो मैं ताला लगाकर चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, अभी आता हूं। प्रकाश झट से चाबी लेकर चला गया। सब्जी लाकर आराम से बैठकर प्रकाश ने पत्नी के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, अब एक प्याला चाय हो जाए तो कहूं कि धरती पर अगर सर्वोत्तम स्थान है तो बस यही है, यही है, यही है। आरती ने कर्कश स्वर में कहा, मुझे नहीं अच्छी लगती ये खुशामद, अपने आप बना लो। किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध में औरत की खूबसूरती 2 गुनी हो जाती है। अब तुम मुझे 2 गुनी सुंदर ही अच्छी लगती हो। अगर कहीं 4 गुनी या 8 गुनी सुंदर हो गई तो भला मैं कहां बर्दाश्त कर पाऊंगा। अब बना दोगी चाय तो तुम्हारे गुण गाऊंगा, नहीं तो क्या? आरती ने पूछा। नहीं तो क्या, नीचे हिदायतुल्ला के ढाबे में जाकर पी लूंगा। क्यों? ढाबे में क्यों जाओगे? आरती ने बिगड़ कर कहा, चंदन के जाओ, हरीश के जाओ, उसके पायल के यहां जाओ, बढ़िया खुशबूदार चाय मिलेगी। गहरी आह भरते हुए प्रकाश ने कहा, बस मजा ही किरकिरा कर दिया, क्या तीर मारा है। दूसरे ही दिन आरती को पत्र मिला कि उसके छोटे भाई बहन कॉलेज की छुट्टियों में उसके पास कुछ दिनों के लिए आने वाले हैं। आरती बहुत प्रसन्न थी। उसने बाजार से सामान लाने के लिए एक बड़ी सूची बना ली। प्रकाश के दफ्तर से आने की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रकाश ने जल्दी आने का वादा किया था। उसका मन खराब न हो इसलिए गैस पर पानी चढ़ा दिया था ताकि प्रकाश के आते ही उसे एक प्याला चाय प्रस्तुत की जा सके। लगता है तुम्हारी शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, क्या जंच रही हो? लगता है आज बाजार जाना नहीं होगा, प्रकाश ने शरारत से कहा। क्या मतलब? आरती ने शर्माते हुए कहा। अरे मैं ठहरा मामूली इंसान, एक ही काम कर सकता हूं, या तो तुम्हारे साथ सामान खरीदने चलूं या तुम्हें लोगों की नजरों से बचाता फिरूं। ये लो चाबी और उठो, ज्यादा बातें मत बनाओ। आरती पर्स उठाकर बाहर आ गई। पता नहीं कैसे भूल हो गई कि जैसे ही प्रकाश ने किक मारकर स्कूटर चलाया तो गियर न्यूट्रल में न होने से झटके से आगे भाग पड़ा। हैंडल हाथ से छूट गया और प्रकाश और स्कूटर दोनों गिर पड़े। नीचे नुकीले पत्थर पड़े थे। प्रकाश का सिर टकरा गया और वह अचेत हो गया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। आरती अवाक रह गई। यह क्या हो गया? जब उसे होश आया तो चिल्लाने और रोने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे पर कोई कुछ कर नहीं रहा था। तभी भीड़ को चीरता हुआ चंद्रशेखर आया। क्या हुआ भाभी? अरे प्रकाश बाबू को चोट आ गई। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं संभालता हूं। चंद्रशेखर ने लोगों की मदद से एक टैक्सी रोककर प्रकाश को उसमें लिटाया और जान पहचान के एक लड़के से स्कूटर घर में रखने को कहकर प्रकाश को अस्पताल ले गया। आरती के आंसू नहीं रुक रहे थे। पास पड़ोस की कुछ स्त्रियां आकर उसे सांत्वना दे रही थीं। लगभग 1 घंटे के बाद हरीश ने आकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, अधिक चोट नहीं आई है, हेलमेट होने से बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कब आएंगे? आरती ने आतुरता से पूछा। अब कुछ दिन तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। मरहम पट्टी हो गई है, इंजेक्शन भी लगा दिए गए हैं। अभी तो सो रहे हैं। ये देखने के लिए कि अंदरूनी चोट तो नहीं है, एक्सरे करने पड़ेंगे। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि जैसी हालत है उससे लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैं चलूंगी उनके पास। क्यों नहीं? अरे आपको ही तो लेने आया हूं।
एक बार आंख खुली थी तो आपको पूछ रहे थे, मुझसे कहा कि आपको साथ ले जाकर सामान ले आऊं। आरती बोली, कोई बात नहीं, सामान फिर आ जाएगा, आप मुझे ले चलिए। टैक्सी में बिठाकर हरीश आरती को अस्पताल ले आया। जैसे ही पैसे देने को आरती ने पर्स खोला, हरीश ने रोक दिया, कभी तो हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। आरती चुप हो गई और आतुरता से हरीश के साथ प्रकाश के कमरे में पहुंच गई। प्रकाश सो रहा था, नींद के इंजेक्शन लगे थे, एक ही स्टूल था। हरीश ने आरती के लिए आगे कर दिया। पास ही चंदन और चंद्रशेखर भी खड़े थे। कुछ और लोग भी थे जिन्हें आरती नहीं जानती थी। चंदन ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, आप बिल्कुल आराम से बैठिए, डॉक्टर थोड़ी देर में आएंगे। आरती ने अवरुद्ध कंठ से कहा, खाने का क्या होगा? कुछ बताया डॉक्टर ने, मैं घर से बनाकर ले आऊंगी। अब आप कहां जा सकती हैं? हरीश ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बस इनकी देखभाल कीजिए, खाने के लिए मैंने घर खबर पहुंचा दी है, आपका खाना भी आ जाएगा। पर इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? आरती ने औपचारिक रूप से पूछा। भाभी जी, कष्ट में जो आनंद है वह आनंद में कहां? कभी किसी के काम आए, इसी में प्रसन्नता है, पर वैसे ऐसा अवसर कभी ना आए, बस यही इच्छा है। आरती चुप हो गई। रात को वह वहीं सो गई। हरीश, चंदन और चंद्रशेखर काफी देर तक रहे, फिर सुबह आने को कहकर चले गए। सुबह 8 बजे पायल और दिनेश भी आए। दोनों के हाथों में फलों के थैले थे। हमें तो रात में देरी से पता चला, बहुत देर हो गई थी, इसीलिए नहीं आ सके। अब कैसी तबीयत है? पायल ने कहा, अब उठने पर पता चलेगा। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, एक्सरे वगैरह ले लिए हैं। तभी प्रकाश ने आंखें खोली, चारों ओर देखा और फिर आरती को देखकर मुस्कुराया। आज शाम तक मैं चलने लायक हो जाऊंगा। आज सामान लाने चलेंगे, पर कपड़े जरा हल्के पहनना। छे, आरती ने शर्मा कर कहा। क्या हुआ? पायल ने पूछा। जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं, यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। उनके जाने के बाद प्रकाश ने पूछा, यहां कौन लाया था? चंद्रशेखर। उसे टैक्सी के पैसे देने होंगे, लोगों का खाने का भी उद्धार हो गया। समझ में नहीं आता कि यह सब एहसान कैसे चुकाऊंगा, प्रकाश ने कहा। प्रकाश के होंठों पर हाथ रखते हुए आरती ने कहा, बस बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सबक मिल गया है। समय के फेर ने सिखा दिया कि नीयत की सच्चाई और दिल की निस्वार्थता को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीज हम आज बोते हैं वही कल हमारे भाग्य का वृक्ष बनता है।